नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण यानी प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन नियम 2025 अधिसूचित किए। राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM के लिए परिचालन दिशा निर्देश 2.0 जारी किए गए। नीति आयोग ने सरकारी और कॉरपोरेट ऋण बाजारों के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया। उड़ीसा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY लागू हुई। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 2024 में 209 गीगावाट को पार कर गई। एक अध्ययन के अनुसार भारतीय प्लेट पर दक्कन में घटित ज्वालामुखी गतिविधियों के प्रति उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां रेजिलिएंट रहीं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन नियम 2025 अधिसूचित किए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। आपको बता दें, प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन यानी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स उन सभी वाहनों को कहा जाता है जिनका पंजीकरण वैध नहीं रह गया है या जिन्हें ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर द्वारा अनफिट घोषित कर दिया गया है या फिर जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। चलिए इस नियम के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये नियम किन वाहनों पर लागू होंगे। तो ये नियम वाहनों की टेस्टिंग, हैंडलिंग, प्रोसेसिंग और एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स की स्क्रैपिंग में शामिल वाहनों के निर्माता, पंजीकृत मालिक, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र RVSF और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन आदि पर लागू होंगे। और किन पर नहीं लागू होंगे, तो ये नियम बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के अंतर्गत आने वाली अपशिष्ट बैटरियों पर, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत आने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग पर, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पार आवागमन नियम 2016 के अंतर्गत शामिल अपशिष्ट टायर और प्रयुक्त तेल पर और ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के अंतर्गत शामिल ई अपशिष्ट पर लागू नहीं होंगे। अब वाहन निर्माता की जिम्मेदारियों की बात करें तो निर्माताओं को विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व यानी EPR की जवाबदेही पूरी करनी होगी। वे इसे कुछ तरीकों से पूरा कर सकते हैं, जैसे कि खुद के पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र RVSF द्वारा जारी EPR प्रमाण पत्र खरीदकर या किसी अन्य संस्था के पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र RVSF से EPR प्रमाण पत्र खरीदकर। आपकी जानकारी के लिए बता दें, विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व EPR प्रमाण पत्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाता है। इसे पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र RVSF के नाम से जारी किया जाता है। खबर में आगे बढ़ते हुए वाहन के पंजीकृत मालिक और थोक उपभोक्ता की जिम्मेदारियां भी जान लेते हैं। इन्हें एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को 180 दिनों के भीतर किसी भी निर्माता के किसी भी निर्धारित बिक्री आउटलेट या निर्धारित संग्रह केंद्र या RVSF में जमा करना होगा। इसकी कार्यान्वयन समिति की बात करें तो इसका गठन केंद्र सरकार करेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही इस समिति का उद्देश्य एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM के लिए परिचालन दिशा निर्देश 2.0 जारी किए गए। ये दिशा निर्देश केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय FAHND द्वारा जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM को भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा 2014-15 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस मिशन को वित्त वर्ष 2021-22 में संशोधित और पुनर्गठित किया गया था ताकि मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र की मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। चलिए सबसे पहले NLM परिचालन दिशा निर्देश 2.0 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। यह एक अम्ब्रेला डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना तथा मांस, बकरी, ऊंट, गधा, भेड़ का दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके उपघटक देखें तो पशुधन और कुक्कुट के नस्ल सुधार पर उपमिशन, पशुधन आहार और चारा फीड एंड फॉडर विकास पर उपमिशन और अनुसंधान एवं विकास, पशुधन बीमा विस्तार और नवाचार पर उपमिशन है। इसमें केंद्र प्रायोजित घटक और केंद्रीय वित्तीय सहायता घटक भी शामिल हैं। अब भारत में पशुधन क्षेत्र की स्थिति को जानते हैं। भारत में विश्व की सर्वाधिक पशुधन आबादी मौजूद है। भारत विश्व स्तर पर दूध उत्पादन में पहले, अंडा उत्पादन में दूसरे तथा मांस उत्पादन में 5वें स्थान पर है। इसके अलावा कुल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन GAV में पशुधन क्षेत्र का योगदान चालू मूल्यों पर 2014-15 में 24.38% था
ये 2022-23 में बढ़कर 30.23% हो गया। खबर के अंत में पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अन्य पहले भी जान लेते हैं। पहली है राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 के चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से देशी नस्लों के संरक्षण और नस्ल सुधार पर केंद्रित है। दूसरी है किसान क्रेडिट कार्ड KCC और पशु स्वास्थ्य अवसंरचना निधि शुरू की गई है। इसके अलावा गौ चिप नामक एक जीनोमिक चिप और भैंसों के लिए महिष चिप लॉन्च की गई है। और आखिरी है फुट एंड माउथ डिसीजेज FMD और ब्रूसेलोसिस से निपटने के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नीति आयोग ने सरकारी और कॉरपोरेट ऋण बाजारों के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया। हाल ही में नीति आयोग ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि भारत में कॉरपोरेट ऋण बाजार की तुलना में सरकारी ऋण बाजार काफी विकसित है। आपको बता दें कि ऋण बाजार यानी डेट मार्केट प्रतिभूति बाजार का हिस्सा है। ऋण बाजार में ऋण प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं और उनकी खरीद बिक्री की जाती है। ऋण प्रतिभूतियों को फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारें, निजी कंपनियां आदि जारी करती हैं। खबर की शुरुआत में सबसे पहले कॉरपोरेट ऋण बाजार की स्थिति जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार 2023 में भारत के कॉरपोरेट ऋण बाजार में फिक्स्ड इनकम स्रोत की 20% से अधिक हिस्सेदारी थी। IMF के अनुसार 2023 में भारत में कॉरपोरेट ऋण बाजार इंडियन फिक्स्ड इनकम मार्केट का दूसरा सबसे बड़ा सेगमेंट है। सरकारी प्रतिभूतियां 68% की हिस्सेदारी के साथ प्रथम स्थान पर हैं। आपको बता दें सरकारी प्रतिभूतियां सरकारी ऋण बाजार का एक प्रमुख हिस्सा हैं। बॉन्ड और कमर्शियल पेपर प्रमुख डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कमर्शियल पेपर यानी वाणिज्यिक पत्र अनसिक्योर्ड यानी कोलेटरल फ्री और अल्पकालिक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हैं। इसे कंपनियों द्वारा तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं के लिए फंड जुटाने हेतु जारी किया जाता है। इसका प्राथमिक विनियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी है। यह ऋण की इच्छुक संस्थाओं को बैंक से ऋण लेने के अलावा एक अन्य विकल्प प्रदान करता है। साथ ही लंबे समय के लिए कम ब्याज दर पर फंड भी जुटाया जा सकता है। अब कॉरपोरेट ऋण बाजारों के कम विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारण जानते हैं। पहला है निवेशकों की कम संख्या। ऐसे ऋण बाजारों में मुख्य रूप से बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड जैसी घरेलू संस्थाओं का वर्चस्व है। दूसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट का प्रभुत्व। इसके तहत ऋण प्रतिभूतियां चुनिंदा लोगों के समूह को ही जारी की जाती हैं। अन्य कारणों में कॉरपोरेट या कंपनियां बैंक से ऋण लेने को प्राथमिकता देती हैं। सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में कॉरपोरेट प्रतिभूतियों के डिफॉल्ट का जोखिम अधिक होता है आदि शामिल है। खबर के अंत में कॉरपोरेट ऋण बाजार को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म EBP। यह सेबी द्वारा शुरू किया गया एक वेब आधारित पोर्टल है। यह ऋण प्रतिभूतियों की ऑनलाइन बिडिंग की सुविधा प्रदान करता है। इससे प्राइवेट प्लेसमेंट में पारदर्शिता और उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित होती है। साथ ही स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड SIF भी शुरू किया गया है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा जारी बॉन्ड्स पर पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट PCE प्रदान करने की अनुमति दी है। इसका उद्देश्य ऐसे बॉन्ड्स की क्रेडिट रेटिंग बढ़ाना है। उड़ीसा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY लागू हुई। उड़ीसा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला देश का 34वां राज्य बन गया है। इस रैंकिंग में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। ABPMJAY को उड़ीसा में पहले से चलाई जा रही गोपबंधु जन आरोग्य योजना के साथ लागू किया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज और परिवार की महिलाओं के लिए 5 लाख रुपए का अतिरिक्त कवरेज प्रदान किया जाएगा। आयुष्मान भारत के 2 घटक हैं। ये हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY और आयुष्मान आरोग्य मंदिर। 2023 से पहले इस घटक का नाम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था। चलिए अब आयुष्मान भारत PMJAY के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा या स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी MOH&FW के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना 2018 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सभी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के विजन को प्राप्त करना है। इसके तहत 12 करोड़ परिवारों यानी लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाना है। इसके वित्त पोषण के तरीके को समझें तो इस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकारें निर्धारित अनुपात में व्यय वहन करती हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच व्यय का अनुपात को देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र और राज्य का अनुपात क्रमशः 90:10 है।
ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं है, वहां 100% व्यय केंद्र सरकार वहन करती है। शेष सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र और राज्य द्वारा व्यय का अनुपात क्रमशः 60:40 है। अब इस योजना के तहत लाभ जानते हैं। सरकारी और सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद के खर्चों को भी कवर किया जाता है। ऐसे खर्चों में बीमारी की जांच और दवा की खरीद भी शामिल है। 7 अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना में शामिल करने को मंजूरी दी। खबर के अंत में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY की वर्तमान स्थिति जान लेते हैं। इसे पूरी तरह से डिजिटल किया गया है। यह योजना वर्तमान में भारत के लगभग 45% आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 8.19 करोड़ मरीजों ने अस्पताल में भर्ती होकर इसका लाभ उठाया है। इसके तहत समाज के हाशिए पर स्थित वर्गों को स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने में 1.13 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वर्तमान में इस योजना से 33% से अधिक कैंसर रोगी स्वास्थ्य देखभाल सेवा का लाभ उठा रहे हैं। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 2024 में 209 गीगावाट को पार कर गई। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता लगभग 181 गीगावाट थी। ये क्षमता दिसंबर 2024 में बढ़कर 209.44 गीगावाट हो गई। इस तरह पिछले एक वर्ष में 15.84% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये वृद्धि साल 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन के भारत के लक्ष्य की दिशा में मजबूत प्रगति को दर्शाती है। तो चलिए सबसे पहले क्षमता वृद्धि में योगदान देने वाले प्रमुख नवीकरणीय स्रोत जानते हैं। इसमें पहला है सौर ऊर्जा। भारत की कुल स्थापित क्षमता 2023 में लगभग 73 गीगावाट थी, जो बढ़कर 2024 में लगभग 98 गीगावाट हो गई है। दूसरा है पवन ऊर्जा। इसकी स्थापित क्षमता 2023 की तुलना में 7.64% की वृद्धि के साथ लगभग 48 गीगावाट हो गई है। वहीं बायो एनर्जी को देखें तो भारत की स्थापित क्षमता 2023 में 10.84 गीगावाट थी, जो बढ़कर 2024 में 11.35 गीगावाट हो गई है। अब नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व जानते हैं। ये जलवायु परिवर्तन के समाधान में सहायक है। दरअसल ये ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन दोनों को कम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत ने 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में उत्सर्जन तीव्रता यानी एमिशन इंटेंसिटी को 2005 के स्तर से 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही इससे ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। नवीकरणीय ऊर्जा से अधिक बिजली उत्पादन होने से भारत को ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसे देशों से कम कोयले का आयात करना पड़ेगा। आपको बता दें कि सतत विकास लक्ष्य यानी SDG नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में होने वाली वृद्धि, SDG 7 के तहत स्वच्छ ऊर्जा, SDG 13 के तहत जलवायु कार्रवाई जैसे कई अन्य सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगी। इसी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के समक्ष आने वाली चुनौतियों को भी समझने का प्रयास करते हैं। पहली है शुरुआत में उच्च लागत। सोलर पैनल, विंड टरबाइन, ऊर्जा भंडारण सुविधाओं की स्थापना जैसी नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचनाओं के लिए शुरुआत में अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। दूसरी है पर्यावरण पर प्रभाव से जुड़ी चिंताएं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की स्थापना से जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे वन्य जीवों के पर्यावास नष्ट हो सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन से टकराने या करंट लगने से कई प्रजातियों की मृत्यु हो जाती है, जैसे राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मृत्यु के मामले, और प्रजातियों की दैनिक गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है आदि। वहीं लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक चुनौती है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल, गैस को ध्यान रखकर स्थापित की गई ऊर्जा अवसंरचनाओं को सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के साथ एकीकृत करने में कठिनाई होती है। और आखिरी है ग्रिड में निरंतर आपूर्ति की समस्या। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन में उतार चढ़ाव से ग्रिड में बिजली की निरंतर आपूर्ति बाधित होती है। खबर के अंत में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। पहला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 100% FDI की अनुमति दी गई है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2027 तक 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करना है।
इसके अलावा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राज्य के अंदर एक उपयुक्त ट्रांसमिशन सिस्टम बनाना है। सोलर पार्क योजना को देखें तो यह योजना सोलर पावर डेवलपर्स को प्लग एंड प्ले मॉडल प्रदान करती है, जिसमें आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी कानूनी मंजूरी शामिल है। और आखिरी है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023। इसका लक्ष्य 2030 तक सालाना 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। एक अध्ययन के अनुसार भारतीय प्लेट पर दक्कन में घटित ज्वालामुखी गतिविधियों के प्रति उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां रेजिलिएंट रहीं। यह अध्ययन बीरबल सहानी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान BSIP द्वारा किया गया है। चलिए सबसे पहले इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों पर एक नजर डालते हैं। पहला है जलवायु संबंधी तनावों को सहने में उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों की उच्च क्षमता। दक्कन में घटित ज्वालामुखी गतिविधियों का उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों पर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था। हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वायुमंडल में पहुंची जहरीली ग्रीन हाउस गैसों के चलते ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हुई। इस वजह से क्रेटेशियस पैलियोजीन युग में प्रजातियों की सामूहिक विलुप्ति हुई थी। आपको बता दें कि फेनेरोजोइक इयोन में 5 बड़ी सामूहिक विलुप्ति यानी बिग 5 मास एक्सटिंक्शंस की घटना हुई थी। इनमें से क्रेटेशियस पैलियोजीन सामूहिक विलुप्ति की सबसे हालिया घटना है। यह घटना क्रिटेशियस काल के अंत और टर्शरी काल की शुरुआत में घटित हुई थी। इस घटना की वजह से डायनासोर सहित कई स्थलीय जीव पृथ्वी से विलुप्त हो गए थे। इस अध्ययन की प्रासंगिकता को देखें तो अध्ययन में कहा गया है कि यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को नुकसान न पहुंचाया जाए तो वे अनुकूल जलवायु परिस्थितियों में शीघ्र ही फिर से बहाल हो सकते हैं। अब दक्कन में घटित ज्वालामुखी गतिविधियों के बारे में बात करते हैं। ये लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले घटित हुई ज्वालामुखी विस्फोट की एक प्रमुख घटना थी। ये क्रेटेशियस पैलियोजीन काल से पहले और उसके बाद भी कई लाख वर्षों तक जारी रही थी। खबर के अंत में दक्कन ट्रैप के बारे में भी जान लेते हैं। दक्कन में घटित ज्वालामुखी गतिविधियों ने पृथ्वी पर सबसे लंबी लावा प्रवाह श्रृंखला बनाई जो बेसॉल्ट लावा से बनी थी। ये लावा प्रवाह 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैला था। यह घटना उस समय घटित हुई जब भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ते हुए रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी थी। यह हॉटस्पॉट अब रीयूनियन द्वीप के समूह में मौजूद है। यह हॉटस्पॉट आज भी सक्रिय है और इसमें हालिया उद्गार 2007 में हुआ था। साथ ही यह पश्चिम मध्य भारतीय उपमहाद्वीप के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और बेसॉल्ट के अपक्षय के कारण ही काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ है। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों मेरे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे अंगोला की, जिसकी राजधानी लुआंडा है। अंगोला में हैजा फैलने से करीब 18 लोगों की मौत हो गई। अंगोला की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह देश दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। अंगोला की सीमाएं उत्तर पश्चिम में रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तर और उत्तर पूर्व में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो तथा दक्षिण पूर्व में जाम्बिया से लगती हैं। इसकी पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर को स्पर्श करती है। बात करें भौगोलिक विशेषताओं की तो इसकी प्रमुख नदियां कुआंगो और कुआंजा है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मोको है। चलिए बुलेटिन की आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। रूस ने केर्च जलडमरू मध्य में तेल रिसाव से निपटने के लिए एक आपातकालीन टास्क फोर्स का गठन किया। आपको बता दें कि केर्च जलडमरू मध्य अंतर्देशीय आज़ोव सागर को काला सागर से जोड़ता है। दक्षिण पश्चिमी जापान में 6.9 तीव्रता वाला शक्तिशाली भूकंप आया। रिंग ऑफ फायर महासागर के चारों ओर घोड़े की नाल के आकार में फैले हुए ज्वालामुखियों और भूकंप प्रवण स्थलों की एक श्रृंखला है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में गांदरबल के सोनमर्ग क्षेत्र में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। जेड मोड़ सुरंग के निर्माण की शुरुआत 2015 में BRO द्वारा की गई थी। बाद में इसके निर्माण की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने ले ली। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT और IIT मंडी ने TTDF योजना के तहत डायनेमिक स्पेक्ट्रम एक्सेस के लिए वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर हेतु सेमीकंडक्टर चिप का विकास नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में DRDO ने बताया कि ATGM नाग MK2 के फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए, जो स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसमें फायर एंड फॉरगेट के एडवांस तकनीक का उपयोग किया गया है। हाल ही में लॉस एंजलिस के पास लगी वनाग्नि पर काबू पाने के लिए अधिकारियों ने पिंक फायर रिटार्डेंट का उपयोग किया।
फायर रिटार्डेंट वास्तव में रसायनों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग आग को बुझाने या फैलने से रोकने के लिए किया जाता है। केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग AEC का पुनर्गठन किया है। इसे सबसे पहले अगस्त 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के अंतर्गत स्थापित किया गया था। बाद में इसे परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। यह एक प्रकार की तीर्थ यात्रा है कि 12 वर्षों के दौरान 4 बार आयोजित होती है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।